करो, थोड़ा नोटिंग करना, उसकी रिकॉर्डिंग भी तो मैं भेजूंगा ही। तुमको पूरा डम बेस से चैप्टर में सिखा दे रहा हूँ ताकि तुमको कोई डाउट ही ना आए। हम लोग आज से जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो है जनरल मीटिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, मीटिंग वर्ड का मतलब जानते हो, जब लोग गैदर होते हैं तो उसे मीटिंग बोलते हैं। जनरल का मतलब होता है जहाँ पे स्पेसिफाइड ना हो, जहाँ बहुत सारे लोग मिले, वो जनरल मीटिंग होता है। कंपनी के एस्पेक्ट से ये माना जाता है, शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोला जाता है। और नॉर्मली ये दो तरह की होती है। या तो ये होती है एनुअल जनरल मीटिंग। क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जो साल में एक बार होती है, ठीक है। और जो साल में कभी भी होती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो फोकस करके हमको ये ध्यान रखना है कि मीटिंग हमारी शेयर होल्डर की दो तरह की है। जो मीटिंग साल में एक बार शेयर होल्डर की हो रही है उसको एजीएम बोलेंगे, और एजीएम के अलावा जो भी शेयर होल्डर की मीटिंग है उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजीएम। अब सवाल ये कि बुलाते क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन है ना, बुलाते क्यों है? तो एनुअल जनरल मीटिंग भाई इसलिए बुलाई जाती है ताकि शेयर होल्डर का कंपनी पे विश्वास बना रहे। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर इकट्ठा हुए, सारे मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो सबसे पहले इनसे ना इनको बैलेंस शीट पढ़वाई गई कंपनी के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है टू अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जितने शेयर होल्डर्स हैं सबको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी जाती है। आप लोग पढ़ो, साल भर में आपके पैसों से डायरेक्टर ने इस तरह से कंपनी में काम किया है, ये आपके कंपनी की प्रोग्रेस है। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ जाओ। अब क्या होगा, सारे शेयर होल्डर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और सारी रिपोर्ट पढ़ के सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो अपन दूसरा काम जो करेंगे इनके लिए, हम करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर। क्या करेंगे? डिविडेंड डिक्लेयर। अब भाई आए हैं तो किस लिए? प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, वही तो मुद्दे की बात ना, तभी तो बैलेंस शीट दिखा रहे हो क्या उनको। तो सारे शेयर होल्डर जब इकट्ठा हो गए तो सबसे पहले हमने उनको क्या किया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अलग अलग तरह की रिपोर्ट दी, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करना मतलब मान गए। फिर हमने उनके लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड। दो काम समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। तीसरी चीज जो करते वो ये है कि रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आपको पता है हर साल कितने रिटायर होते हैं? 2/3 के, 1/3? 1/3। ये हर साल की प्रक्रिया है, हर साल का प्रोसीजर है। तो ये तीसरा काम करे। और चौथा, हर साल ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात की जाती है कंपनी में। किसको अपॉइंट करने की बात की जाती है? ऑडिटर। तो ये चार मेन वर्क है जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर को इकट्ठा कर रहे हो। एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का यही पर्पस होता है, केवल चार काम करना: बैलेंस शीट पढ़वाना, डिविडेंड डिक्लेयर करवाना, डायरेक्टरों को रिटायर या रीअपॉइंट करना, और ऑडिटर को अपॉइंट करना। पहले बताओ ये चार बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है मुझसे? अगर तुम भी आज की डेट में किसी कंपनी में शेयर खरीद लोगे ना और उसके एनुअल जनरल मीटिंग में जाओगे, चार बातें ही तुम्हारे लिए भी है कि तुम वहां जाओगे तो सबसे पहले तुमको बैलेंस शीट दे दी जाएगी, डिक्लेयर कर दिया जाएगा डिविडेंड। फिर वहां के डायरेक्टरों को देख लो, कितनों को रिटायर करना है, कितनों को रीअपॉइंट, और ऑडिटर को अपॉइंट करना है। चार काम किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यह हर साल किया जाता है और इसीलिए एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। तो इन वर्क्स को कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इन चार काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन भी है जो हमको करना है, जैसे चलो मैं मान लो एक एक्स्ट्रा डिस्कशन ये करना है कि हमें दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनी। अब ये चार बातों के अलावा का डिस्कशन है, ठीक है। ये तो चार हर साल होता था, ये एक्स्ट्रा डिस्कशन आप एनुअल जनरल मीटिंग में लेकर आए हो। चलो आप एक और डिस्कशन ला दो, टू अपॉइंट भुवन एस CS। भुवन को क्या रखना चाह रहे हो?
कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सारी बातें तो डिस्कस नहीं होती थी, अलग से जोड़ी गई बातें हैं। तो क्योंकि ये अलग से है तो इसको हम कहते हैं कि जो भी 4 मैटर्स के अलावा है वो सब कहलाएंगे स्पेशल बिजनेस। क्या कहलाएंगे? स्पेशल बिजनेस। सर हाँ बेटा। ऑडिटर अपॉइंट करने में तो सीएस भी आता है ना? क्या चीज? नहीं, ऑडिटर मतलब यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, सीए है ना। अच्छा। ध्यान रहेगी बात। हाँ। तो आपको ना इस बात को दिमाग में एकदम बिठाना है कि भाई जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की मीटिंग है जो 2 तरह की है। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में कौन आता है? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं और कौन आते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों को ही बुलाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है इसमें आप याद रखो हमेशा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। कौन आते हैं? इक्विटी। क्योंकि ये साल में अचानक से बुलाई गई है ना, इसलिए। और एनुअल जनरल मीटिंग क्योंकि हर साल होनी है तो इसमें दोनों को बुलाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। 4 वर्क क्या होते हैं ये समझ आया कि नहीं आया ये बता दो आप। हाँ सर। आया? इसके हाँ सर। अलावा कोई भी डिस्कशन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कैसा बिजनेस है? स्पेशल। तो आपको ऑर्डिनरी और स्पेशल में समझ आ रहा है डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑर्डिनरी बिजनेस वो है जो हर साल एजीएम में डिस्कस होता है, और एजीएम में ऑर्डिनरी के अलावा जो भी डिस्कशन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल। तो बताओ ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कैसा रिजोल्यूशन लगेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की स्पेशल रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। और स्पेशल बिजनेस के लिए कैसा रिजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। कितना समझ में आई मेरी बात? कितना समझ में? ईमानदारी से बोलो। पूरा आ आ गई? गई सर। अब आ गई सर। ये ईजीएम जब हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? अलग से की गई, बुलाई गई साल में। तो आप मेरे को ये बताओ इसमें कौन सा बिजनेस डिस्कस होता होगा, ऑर्डिनरी की स्पेशल? स्पेशल। भाई अचानक से बुलाई गई है तो इसमें स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। तो स्पेशल बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो बात अलग से आ जाए। एक बात बताओ, घर में जो दाल चावल खाते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? ऑर्डिनरी। और अलग से अगर कुछ स्पेशल डिश बन जाए जैसे रसगुल्ला या पालक पनीर तो वो क्या हुई? स्पेशल। स्पेशल। गेस्ट आते हैं तो क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस की स्पेशल बिजनेस? स्पेशल बिजनेस। अपन को क्या होता है? क्या? हम घर वालों के लिए क्या होता है रोज खाने में? ऑर्डिनरी। समझ गया? हाँ बेटा। लोग एजीएम में सारे स्पेशल बिजनेस डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये 4 है, इन्हीं के लिए बुलाए। उसके अलावा तुमको जितना एडिशनल बात लग रही है वो सबको स्पेशल बिजनेस ट्रीट करके डिस्कस करा लो। अब कितने देर एजीएम चलाओगे वो भी तो बात है ना। इतने ही टॉपिक डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाता है, ऊपर के 4 है ना। अच्छा। मेरी बात कितनी समझ में है? हाँ सर। पूरा सर। अच्छे से आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इसको लिखना चाहोगे क्या तुम, या मैं इसका वीडियो भी भेज दूं थोड़ी देर में? इसको देखोगे? वीडियो भेज देना। इसको ना क्या है, आप एकदम अच्छे से जनरल मीटिंग को फोकस करके ना आप पूरा मार्किंग कर देना। मैं आपको पूरा अलग से सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाना चालू करूंगा तो साए 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 आप खुद ही पढ़ डालोगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ सर। यस तो सर। अब इसकी हाँ सर। छोटी छोटी बातों पे आते हैं। जैसे सवाल एक ये होता है कि डे क्या हो एनुअल जनरल मीटिंग का, या मैं बोलता हूँ जनरल मीटिंग वर्ड लिखता हूँ ना आपके लिए ज्यादा आसान हो गई। जनरल मीटिंग का दिन क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे अपन 2 ब्रांच बना लेते हैं, एक एजीएम बना देते हैं, दूसरा क्या बना देते हैं? ईजीएम, है ना। तो एजीएम के साथ याद रखना ऑल डेज, किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। एजीएम आप कभी भी कर सकते हो, सिर्फ कब छोड़कर? नेशनल हॉलीडे। अब यहाँ पे नेशनल हॉलीडे का क्या मतलब है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, या फिर हॉलीडे डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एज नेशनल हॉलीडे। कितना क्लियर है? जैसे मिल्खा सिंह जीता था तो एक दिन का नेशनल हॉलीडे रखा गया था,
तो आप एनुअल जनरल मीटिंग किसी भी दिन करो, मंडे टू संडे, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ध्यान रहेगी बात। हाँ सर। ठीक, ईजीएम ऑल डेज, बोलो कोई परेशानी? ईजीएम नहीं सर। करो, मतलब नेशनल हॉलीडे में भी ईजीएम रख सकते हो आप, ध्यान रखना। एजीएम किसी भी नहीं रखो नेशनल हॉलीडे छोड़ के। कितना क्लियर है? पूरा सर। हाँ सर। अच्छे से। हाँ हाँ सर। टाइम की बात करते हैं, कितने समय होनी चाहिए? बिजनेस आवर्स क्या होते हैं बिजनेस आवर? 9 to 5। 9 to 5 या 6। पर यहाँ अभी तो 10 to 4 हो गया ना। यहाँ पे याद रखना, बिजनेस आवर का मतलब जो होता है बेटा, वो होता है 9 AM एंड 6 PM। 2 नहीं, क्या 6 नहीं, बीच पढ़ो, PM। क्या लिखा है? 9 एंड एंड का क्या मतलब है? एंड का क्या मतलब है समझो। आप जब भी जनरल मीटिंग बुलाओगे 9 बजे के बाद बुलाओगे, 6 बजे के पहले बुलाओगे, फिर जितना देर चलाना चलाओ, रात को 12 बजे तक चलाओ, 1 बजे तक चलाओ, 2 बजे तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बुलाने का जो समय होगा मीटिंग को 9 बजे के बाद का होगा और 6 बजे के पहले का, इसलिए 9 एंड 6 बोला है। 9 to 6 बोल देता मतलब मीटिंग की लिमिटेशन हो जाती 9 से 6 के बीच में होगी। 9 एंड 6 PM बोलने का मतलब बेसिकली है कि 9 के बाद बुलाओ, 6 बजे के पहले बुलाओ, फिर जितने घंटे चलाना है मीटिंग को चलाओ। बोलो कितना समझ आई बात? आ गया सर। सिर के ऊपर से गया क्या? ईमानदारी से बोलो। नहीं नो सर। सर। क्लियर है? आ गया सर। हाँ। ईजीएम में भी सेम रूल है, ईजीएम में भी सेम रूल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, बहुत ध्यान से हर एक चीज को देखो और सीखो। प्लेस की बात करते हैं, कहां पर होनी चाहिए? एजीएम की बात करते हैं, ठीक है? विद इन सिटी, टाउन और विलेज where the company is registered, where the company is registered। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी, मैं बोलता हूं एग्जांपल के तौर पे ले लो कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड है भिलाई में, तो इसकी जो जनरल मीटिंग होगी वो कहां पर होगी? भिलाई या दुर्ग के किसी भी वेन्यू पे हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती। कितना क्लियर है? कितना सर मतलब पूरा सर। सिचुएटेड ना, क्या? सिचुएटेड ना। अगर मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो आरओसी के गिवन है वो भिलाई है, ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी भिलाई दुर्ग की सीमा के अंदर किसी भी होटल में या स्टेडियम में जहां रखना है रखो, उससे बाहर नहीं कर सकते। मतलब तुम रायपुर पे नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। कितना क्लियर है? हाँ सर। पूरा सर। ईजीएम एनी प्लेस, कोई दिक्कत? ऐसा क्यों सर? भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर भी आ रहे हैं, है ना? तो जितने आप आते हैं बोलते इकट्ठा हो जाओ कहीं पे भी, बाकी लोग को घर बैठे वोट भी कराया जा सकता है ना? तो ईजीएम के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ध्यान सर। रखना, वो कहीं भी हो सकती है। एजीएम में क्योंकि सब आते हैं ना, तो उसके लिए बोला जाता है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के ही किसी प्लेस पर आपको या वेन्यू पे करवाना होगा। अब जैसे मेरे 10,000 लोग हैं तो मैं क्या करूंगा? रविशंकर स्टेडियम बुक करूंगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ। कितना क्लियर है? हर एक पूरा चीज सर। अच्छे से क्लियर है कि नहीं अभी तक, ये बताओ आपको? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है हाँ इसमें? सर। नहीं सर। नेक्स्ट, बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं? 20। 7। हाँ 7। सॉरी। जनरल मीटिंग के जब नोटिस की बात करोगे ना, फिर अब वो चाहे बोथ के लिए बात बता रहा हूं मैं, एजीएम हो या ईजीएम हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये जो नोटिस होता है
ये जाता है, ये म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो, क्लियर है 21 डेज का। ये जो नोटिस होता है क्लियर, ये वर्ड को ध्यान रखो, क्लियर है 21 डेज का। अब यहाँ पे क्लियर का मतलब क्या होता है आपको डिफाइन कर दे रहा हूं मैं। क्लियर का मतलब ये होता है while calculating days of notice, following days shall be excluded, बहुत ध्यान से देखो, shall be excluded of 21 days। 21 दिन में इन दिनों को नहीं गिनना है अपने को। पहला देखो क्या, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, दूसरा नेक्स्ट 2 डेज, तीसरा डे ऑफ जनरल मीटिंग। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखो और सीखो कि एक कंपनी है जिसने क्या किया, 1 जनवरी 2020 को जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा, ठीक है। मीटिंग जो है इनको करनी है 23 जनवरी को 2020 को, ठीक है, इस दिन जनरल मीटिंग करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या क्लियर 21 डेज हुए? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि अगर 2 दिन बाद से भी काउंट करोगे तो 23 तो आ ही रहा है ना, और हमको नहीं लेना है टोटल डे। यहाँ पे गैप कितने दिन का दिख रहा है? 23 दिन का दिख रहा है, पहली बात है ना भाई। 1 से 23 तारीख 23 दिन हो रहे हैं ना, है ना। अब उसमें से तुमको क्या करना है, 1 जनवरी का दिन माइनस करना है, क्योंकि उस दिन नोटिस भेजे थे, नोटिस भेजने का दिन एक्सक्लूड करो, ठीक है। फिर अगले 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज भी एक्सक्लूड करो। और मीटिंग कौन सी तारीख को? 23 तारीख को, तो 23 तारीख के दिन को भी अपन नहीं गिनेंगे, तो एक दिन यहाँ का भी गया, 19 days। तो अब कितने दिन हो रहे हैं? 19 दिन का नोटिस गया है, और हमको भेजना कितने दिन का होता है? 21। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर का मतलब क्या होता है? तो क्लियर वर्ड लिखने का मतलब ये होता है कि जब 21 दिन गिनोगे तो इन दिनों को काट के 21 दिन होना चाहिए, नोटिस भेजने का दिन। अगले 2 दिन का लॉजिक ये है कि अगर स्पीड पोस्ट ही भेजते हो तो 48 घंटे लगते हैं पहुंचने में, ठीक है। और जनरल मीटिंग का हाँ दिन सर। को नहीं गिना जाता, तो कट शॉर्ट करके याद रखना, 4 दिन माइनस कर देना कैलकुलेशन में। कितने दिन? 4 दिन। ठीक है। कौन कौन सा 4 दिन? मीटिंग भेज, नोटिस भेजने का दिन, अगले 2 दिन और मीटिंग का दिन। तो जनरल मीटिंग। क्लियर हो गई मेरी बात? सर, हाँ बेटा बोलो। इसमें कोई शॉर्टर नोटिस नहीं होता? वो भी बता रहा हूँ, पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं है? हाँ। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा। कंपनी है, इसने मीटिंग का नोटिस भेजा 1 जुलाई को, ठीक है, और इसकी मीटिंग जो है वो है 26 जुलाई को, ठीक है। ये नोटिस का दिन है, और ये हो गया तुम्हारा जनरल मीटिंग का दिन। अब आप बताओ यहाँ पे क्लियर 21 डेज है कि नहीं है सर। है? कैसे कैलकुलेट करें बताओ? 26 में से 4 माइनस कर दिए। 4 कौन कौन सा दिन माइनस करे हो? 1 जुलाई माइनस करे, जिस दिन पे, हाँ, उसके बाद 2 और 3 जुलाई और डे ऑफ एजीएम और जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग 22 दिन हो रहा है, मतलब 21 डेज तो है ना। कितना आया? आ गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर 19 दिन ऊपर वाले एग्जांपल में हुआ है तो इसमें मीटिंग बुलाई जा सकती है कि नहीं। तो आप याद रखना, इफ नोटिस इज गिवन फॉर लेस देन 21 डेज, कितने दिन से कम का दे रहे हो? 21 डेज, मतलब 10 दिन में जनरल मीटिंग बुलानी है मान लो तुमको, ठीक है। देन शॉर्टर नोटिस शैल बी गिवन,
क्या दिया जाएगा? शॉर्टर Q1। अब इसमें जो बोल रहा हूं मेरी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये शॉर्टर नोटिस AGM का है, किसका है? AGM तो 95% मेंबर की कंसेंट चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? अगर आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर अगर है तो आपको कितने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कम से कम? 950 950 मेंबर आने को तैयार हो तब हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। बोलो कितना क्लियर है? बोलो कितना क्लियर है? और अगर मान लो EGM है, क्या है? EGM तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी मेंबर से पूछना पड़ेगा जिनके पास 95% ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत ध्यान से लॉजिक को सीख लो भैया। AGM में स्ट्रेंथ की बात की जाती है, 95% टोटल मेंबर की कंसेंट चाहिए। और EGM अगर कम पीरियड में बुलानी है तो आप मेजॉरिटी मेंबर से पूछो जिनके पास कैपिटल कितना हो टोटल कंपनी का? 95%। ये बात आपको कितनी समझ में आई? ये बात सर आपको एक बार फिर से। भाई अगर तुम 21 दिन से कम पीरियड में जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हो नोटिस भेज के तो उसको शॉर्टर नोटिस बोलेंगे। तो अगर एनुअल जनरल मीटिंग बुला रहे हो शॉर्टर नोटिस पर नोटिस भेज के, तो उस पे आपको 95% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, मतलब टोटल मेंबर के 95% मेंबर हाँ बोले। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। मेंबर है दोनों एक ही बात नहीं हो रही है? नहीं, कई बार मान लो अगर 10 मेंबर ऐसे जिनके पास पूरे कैपिटल का 95% है तो, है ना? 51% रखते हैं ना हम लोग, मैं मतलब ये बोल मेजर रहा होल्डिंग। हूँ कि अगर कंपनी में 100 मेंबर है, कितने मेंबर है? तो और कैपिटल जो है कंपनी का 1 लाख रुपए है, ठीक। अब ऐसा है कि इसमें से ऐसे 10 मेंबर हैं जिनके पास 95,000 का कैपिटल लगाया है उन्होंने, और 90 मेंबर ने मिलके 5,000 लगाया है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ 95% कैपिटल कितने लोगों के पास है? 10 मेंबर्स के पास है। हम्म लेकिन ये हमारा क्या बोलता है नियम कि भाई 51 लोग कम से कम हाँ बोले। कितने लोग हाँ बोले? 51। और उनके पास कैपिटल कितना हो? 1 लाख में से 95,000 रुपए से ज्यादा का कैपिटल उनके पास होल्ड। ठीक है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो बस इतना ही याद रखना, 95 मेंबर की कंसेंट चाहिए, 95% मेंबर की। ध्यान ठीक रहेगी है। बात? हाँ कितना क्लियर है ये? हाँ सर, कितना? पूरा सर। आगे। पूरी चीज सब समझ आ गई अभी तक जो जो पढ़े हो? कोई डाउट हाँ नहीं? हाँ सर। श्योर हो? हाँ सर। कितने लोग आएंगे मीटिंग में? कोरम क्या होना चाहिए? कोरम क्या होना चाहिए? कितने लोग आने चाहिए? बोर्ड मीटिंग में क्या था कोरम? 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर। 1/3 या फिर 2। यहाँ पे जो कोरम का हिसाब है वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के हिसाब से बटा रहता है। किसके हिसाब से? प्राइवेट। बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। सब लोग को समझ आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले तो मेरे को। हाँ सर। सर। वैभव, श्रुति, साक्षी, गुंजा समझ आ रहा है हाँ सर। अच्छे से? हाँ सर। अब अगर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है तो इसका जो कोरम होता है वो होता है 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट मतलब फिजिकली आके बैठना पड़ेगा। ठीक है। क्या सीखे? क्या सीखे ये बताओ? 2 मेंबर्स को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये कंपल्शन है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्लैब है जो आपको याद होना चाहिए। अगर आपके 1000 शेयर होल्डर तक है, अप टू 1000 मेंबर, तो ये माना जाता है इसमें 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। कितने? 5 members।
अगर आपके 1000 तक शेयर होल्डर है तो 5 मेंबर पर्सनली आएंगे तो पब्लिक कंपनी में कोरम बनता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर वो डिपेंड करता है क्या, वो 5 मेंबर कितने शेयर होल्डिंग होल्ड किए है? कुछ सर नहीं, शेयर कैपिटल 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 5 पर्सनली। अब आपके 1000 से ज्यादा है, 1000 से 5000 है, कितने हैं? 1000 से 5000। भाई देखो, अप टू 1000 मेंबर मतलब 1000 तक में 5 मेंबर्स का आना जरूरी है। 1000 से 5000 का मतलब होता है 1001 से 5000 तक। ठीक है, हाँ। यहां पर आपको चाहिए 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। कितने? 15। ध्यान रहेगी बात। हाँ। और अगर आपके मेंबर 5000 से ज्यादा हो गए, अबव 5000 मेंबर हो गए, तो फिर आपको चाहिए 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अब ये स्लैब एक बार देख लो, दिमाग में बिठा दो। प्राइवेट कंपनी में एकदम सिंपल सा 2 मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या नियम है? 1000 मेंबर तक 5 मेंबर, 1000 से 5000 पे 15, और 5000 पे 5000 के ऊपर पे 30। आपको ये क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे एक बात समझो, पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? पर्सनली प्रेजेंट का मतलब होता है फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिजिकल प्रेजेंस। एंड देयर आफ्टर, इतने जैसे आ गए, देयर आफ्टर मेंबर अटेंडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग shall also be counted for quorum। इतने जैसे आ गए ना फिजिकली, तो उसके जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहे हैं उनको भी कोरम में काउंट किया जा सकता है। आप बताओ कितना क्लियर है? आप बताओ। एग्जाम्पल दो। मीटिंग में मान लो 5 लोग आके बैठे हैं, अब उसके बाद बाकी सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअली है, तो सबको काउंट करा जाएगा कि हाँ चलो सब प्रेजेंट है, मीटिंग का कोरम ये लोग भी बना रहे हैं। ठीक है, अपडेट से सीख लो। और इस साल तो क्या हो गया, ऐसी हालत थी कि भाई फिजिकल मीटिंग करना बहुत मुश्किल था, तो ये सारे नियम है पर्सनली प्रेजेंट वाले सबको वर्चुअल कर दिया गया है कि अगर वर्चुअली भी आप मीटिंग कर रहे हो आज और 5 लोग वहां पर है, 5 प्रेजेंट है वर्चुअली भी, तो उसको भी पर्सनल प्रेजेंस माना जाएगा और कोरम बन जाएगा। कुछ समझ आया? हाँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मीटिंग को चलाने के लिए पर्सनली कितने लोग आने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में स्लैब है। लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहे हैं उनको भी कोरम में काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। इस साल अपडेट लाई गई है ये कि भाई कोविड के कारण क्या जनरल मीटिंग करना मुश्किल था, तो बहुत सारी कंपनियों ने वर्चुअल मीटिंग करी है। तो वर्चुअल मीटिंग में भी अगर प्राइवेट कंपनी में 2 लोग आए या पब्लिक कंपनी में इतने लोग आए तो कोरम को बोला गया, बन गया। कितना क्लियर हुई मेरी बात? समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट नहीं है? आप समझो, आप एकदम शांत मन से इस वीडियो को, अभी लेक्चर खत्म होगा तो देखोगे, ठीक है? पुराना एक बार आप डायरेक्टर से लेकर अभी तक पढ़ लो, तो रिवाइज कर दो एक बार। अभी 2 टाइम, अभी 2-3 दिन में नहीं दे रहा हूँ, जब तक दिवाली है सिर्फ एक ही टाइम दे रहा हूँ सुबह। छुट्टी उट्टी तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, सुबह पढ़ा लो। है ना? नहीं सर। कर देते हैं ना? समझ आ रहा है अच्छे से? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? हाँ सर। तो जनरल मीटिंग करा भैया, ये वीडियो अपना अभी देख लेना, भेजूंगा। फिर कल सुबह इसके आगे मैं आपको कराता हूँ, है ना? ओके सर। ठीक है, पुराना पढ़ते जाओ, पुराना पढ़ते जाओ, जितना आपको करा दिया हूँ मैं, ये आप कर दो। ठीक है बेटा, इतना करो। रिकॉर्डिंग किया था ना मैं? हाँ सर। हाँ सर किए हो।